गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक सेक्शन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी हैं, क्वेश्चन के माध्यम से, क्विज सेशन के माध्यम से हम लोग स्पष्ट करेंगे टॉपिक्स को। तो बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज जो दिल में है वो एक दिन आपके हकीकत में होगा। बस कोशिश मत छोड़िए, लगातार प्रयास कीजिए। ऑल द बेस्ट। इकोनॉमिक्स सेक्शन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 10वां क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सरचार्ज ध्यान रहे, सरचार्ज गोज टू द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड कैन बी यूज फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। दूसरा है सेस गोज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कैन बी स्पेंड फॉर एनी पर्पस। बस दोनों के दोनों स्टेटमेंट आप सोच लिए ध्यान से। अगर आपको सेस और सरचार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली। लेट्स सी, सरचार्ज क्या कॉन्टीजेंसी फंड में जाता है और सेस क्या कॉन्सोलिडेट फंड में जाता है। अगर दोनों सही है तो क्या सेस जो है वो किसी भी उद्देश्य के लिए खर्चा किया जा सकता है, एनी पर्पस के लिए। दो बातें, दैट्स ऑल। लेट्स सी विच आर द करेक्ट। आई थिंक यू नो अबाउट दैट। इसका सही जवाब है डी, कोई भी सही नहीं है। देखिए, सेस को इम्पोज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ओके। और ये टैक्स ऑन टैक्स है, ध्यान रहिए, टैक्स ऑन टैक्स को सरचार्ज नहीं बोलते हैं, सेस बोलते हैं। टैक्स ऑन टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, ध्यान रहे, स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही उठाया जाता है। जनरली सेस इज एक्सपेक्टेड टू बी लेविड टिल द टाइम द गवर्नमेंट गेट्स इनफ मनी फॉर द पर्पस। जब तक पर्पस पूरा ना हो जाए तब तक ये जारी रहेगा। सेज गोज कहाँ जाता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड में जाता है, ठीक है। बट कैन स्पेंड ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। ध्यान रहे, बार बार बता रहा हूँ, सेज का केवल स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है और किसी पर्पस के लिए नहीं। दूसरी बात, सरचार्ज की बात करते हैं। सरचार्ज एक क्या होता है ना, ये टैक्स होता है, एनी टैक्स, कोई भी टैक्स होता है, इज ए चार्ज ऑन एनी टैक्स। चार्ज ऑन टैक्स ऑलरेडी पेड। सपोज आपने टैक्स दिया 10 लाख रुपये आपका इनकम है और आपने सपोज 10% के हिसाब से आपने 10,000 का टैक्स दिया, तो अब ये 10,000 पे भी अगर टैक्स बनता है तो टैक्स लगेगा, तो इसको कहते हैं सरचार्ज। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सरचार्ज एक एडिशनल चार्ज है, एडिशनल सरचार्ज है, एडिशनल चार्ज ऑफ टैक्स, एडिशनल चार्ज या फिर एक प्रकार का टैक्स है। द मेन सरचार्ज आर द पर्सनल इनकम टैक्स। जो है ना, किसी किसी का इनकम बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, मतलब अकूत संपत्ति होती है, तो उनकी संपत्ति पर टैक्स तो पहले लगेगा ही, और संपत्ति पर जो टैक्स दिया जाता है उस टैक्स पर भी एक टैक्स लग जाता है। ऑन हाई इनकम स्लैब्स और सब सुपर रिच लोग एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, इन सब पे सरचार्ज अप्लाइड होता है। द सरचार्ज गोज टू दी कॉन्सोलिडेटेड फंड, ये भी कॉन्सोलिडेटेड फंड में भी जाता है ऑफ इंडिया का, और कैन बी स्पेंड फॉर एनी पर्पस, और इसका इस्तेमाल कहीं भी किसी भी पर्पस के लिए किया जा सकता है। तो सरचार्ज जो है, ठीक है, ये सरचार्ज जो है वो यूज कर सकते हैं किसी भी पर्पस के लिए, लेकिन सेस जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। अब अगला स्क्रीन पे अगला सवाल है, पॉवर्टी काउंट रेशियो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो क्या है? पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो, इट इज द मेजर द proportion of population whose per capita income is below the official poverty line. It is measure the proportion of the population whose per capita income is below the official poverty line. क्या यही पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो कहलाता है? इट इंडिकेट द डेप्थ और सीवियरिटी ऑफ द पॉवर्टी। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो से क्या गरीबी की गहराई और गिरवी की मतलब गंभीरता का पता चलता है। सोचिए, हेड पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो, PHCR, जो बिलो एक सपोज ये पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन BPL लाइन है, और इससे अगर कोई नीचे रह रहे हैं, ठीक है, नीचे उनका इनकम है, तो क्या इसी को हेड काउंट रेशियो कहेंगे? चलिए, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए, इसका सही जवाब है ए, केवल और केवल एक सही है। देखिए, पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन हुज पर कैपिटा इनकम या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज बिलो द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन। अगर आपका पर कैपिटा इनकम अगर पॉवर्टी लाइन्स के भी बहुत नीचे हो, सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, इट इज़ द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पीपुल हु लिविंग
बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के रहने वाले नीचे, जो सपोज ये बीपीएल लाइन है तो बीपीएल के कितने नीचे, बीपीएल लाइन के नीचे कितने लोग रह रहे हैं, दिस इज द नंबर ऑफ द पीपल दैट आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, दैट इज द पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो. हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी लाइन इज समथिंग डिफरेंट, बट पॉवर्टी लाइन के हेड काउंट रेशियो इज सिंपल मेजर. It is widely used as a represent cut off point below which the people are considered as a poor. It does not reflect the severity of poverty. पता ही नहीं चलेगा कौन कितना गरीब है, बस ये पता चल जाएगा कि कितना नंबर है, लेकिन उसकी गंभीरता थोड़ा पता चल जाएगा. पॉवर्टी गैप रेशियो इंडिकेट्स द डेप्थ ऑफ पॉवर्टी, लेकिन अगर पॉवर्टी गैप रेशियो निकाल लीजिएगा तो आपका पता चल जाएगा कि गंभीरता कितना है, गरीबी की गहराई कितनी है, कौन कितना खतरनाक गहराई में फंसा हुआ है. द मोर पीजीआर, जितना ज़्यादा पीजीआर होगा वर्स द कंडीशन ऑफ द पुअर, गरीब उतने ही ज़्यादा बदतर स्थिति में जी रहे होंगे, भोजन के लिए तरस रहे होंगे, इससे पीजीआर से पता चल रहा है. वाइल द नंबर ऑफ द पुअर पीपल इंडिकेट स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी, पीजीआर इंडिकेट्स द डेप्थ. ठीक है, तो आप समझ जाइए पीजीआर इंडिकेट करता है इसकी गहराई को. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज एज ए इंडिकेटर इन कैलकुलेटिंग द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. ये एमपीआई निकालते समय हम लोग किन किन फैक्टर्स को ध्यान रखते हैं, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट. इसमें न्यूट्रिशन, ऑक्यूपेशन, कुकिंग फ्यूल, मैटरनिटी मोर्टिलिटी रेट. चलिए बताइए. तो न्यूट्रिशन, मैटरनिटी मोर्टिलिटी रेट, पॉवर्टी, मल्टीपल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कुकिंग फ्यूल, ऑक्यूपेशन क्या आता है. ऑप्शन इस प्रकार है 1 और 4, दैट वुड बी, या 1 और 3, इससे 1 और 3, इसमें 1 और 3 न्यूट्रिशन और कुकिंग फ्यूल आता है. देखिए मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स मेजर करता है एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मतलब बहुत ही गंभीर एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कवरिंग 100 डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें 100 कंट्रीज आते हैं. सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज, ध्यान रखिएगा. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सभी देशों के लिए नहीं होता है, केवल और केवल इसमें 100 कंट्री का ही आकलन होता है. इट कम्प्लीमेंट्स traditional monetary poverty measures by capturing the acute deprivation in health, education and living standard that a person faces simultaneously. तो इसमें से व्यक्ति की जो है ना हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पता चलता है कि वो किस हालात में जी रहा है, किस किस चीज़ों को से कमी हो रहा है. मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इज कंप्यूटेड बाय स्कोरिंग इच सर्वे हाउस होल्ड. ये हाउस होल्ड सर्वे होता है, इसके 10 पैरामीटर्स हैं, जिसमें कि पोषण, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड हाउस होल्ड एसेट. नीति आयोग इज द नोडल एजेंसी ऑफ मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स इन इंडिया. भारत में पूछा जा सकता है कि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स का नोडल एजेंसी कौन है, तो नीति आयोग है. अगला प्रश्न है इंक्लूसिव ग्रोथ इज द इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस द सोसाइटी and creates opportunities for all. In this context, which of the following will promote inclusive? इसमें से कौन कौन ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ बढ़ सकता है. चलिए लेट्स सी. स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम, क्रिएशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, डिसइन्वेस्टमेंट, गुड गवर्नेंस. इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए. समावेशी विकास तो स्किल प्रोग्राम से होगा, हेल्प ग्रुप से बनाने से भी हो सकता है. अब देखिए डिसइन्वेस्टमेंट करने से सरकार के यहाँ पे पैसा आएगा, तो इसका क्या कोई मतलब डिसइन्वेस्टमेंट से ग्रोथ बढ़ जाएगा, लगता है आपको. गुड गवर्नेंस तो होगा ही, लेकिन अब तीसरा स्टेटमेंट आप सोच लीजिए. बहुत मतलब ये सब कोई एक लाइन वाला सवाल नहीं है जो आप ठाक से कहिएगा कि हाँ यही होगा. इसमें कॉन्सेप्ट चाहिए, रिक्वायरमेंट इट्स कॉन्सेप्ट. डिसइन्वेस्टमेंट होता कब है, जब कोई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को बेचा जाता है सरकार के द्वारा किसी प्राइवेट एजेंसी को, या तो 10%, 20%, 50%. अब डिसइन्वेस्टमेंट बहुत प्रकार के होते हैं, अभी मैं वो नहीं बताऊंगा, बस समझिए. तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या है. ऑप्शन आप देख के समझ सकते हैं. 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, बस. सही बात है. इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ही होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे कि जो क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी. एक तो आपको आपके हाथों में रोजगार आएगा, दूसरा उससे पॉवर्टी घटेगी. इट मीन्स हैविंग एक्सेस एसेंशियल सर्विस,
जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन गरीबों को मिल पाएगा। इट इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, एम्पावरिंग पीपुल थ्रू द एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, लोगों को शिक्षित किया जाएगा, कुशलता दी जाएगी। स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स हो, क्रिएशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, गुड गवर्नेंस, इससे क्या हुआ ना, इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा इकोनॉमिक को। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वेयर फॉर्म फॉर द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन, ये पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन करने के लिए कौन कौन कमेटी अब तक गठित की गई है? ओके, इस रंगराजन कमेटी, हसीम कमेटी, अभिजीत सेन कमेटी, बताइए। अब तक आप तेंदुलकर कमेटी और लकड़वाड़ा कमेटी पढ़ते आ रहे थे, अब आपको पढ़ना है अदर कमेटीज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 और 2। अभिजीत सेन कमेटी तो था नहीं। चलिए लेट्स सी। देखिए, रंगराजन कमेटी, इसका इस बात को कि नेशनल सेटअप किया गया कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा कि 22 रुपया प्रतिदिन रूरल एरिया के लिए। सोचिए, पॉवर्टी लाइन, अगर 22 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं तो ठीक है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, ले 22 रुपया प्रतिदिन, वो कब का था सोचिए। रंगराजन कमेटी। टू रिव्यू द इंटरनेशनल पॉवर्टी एस्टिमेशन, methods and indicate whether the based on this particular method or empirical poverty estimation can be developed in India to recommend how these estimates of the poverty can be linked to eligibility and entitlement under the various scheme of the government of India। तो रंगराजन कमेटी याद रखिएगा। दूसरा है हसीन कमेटी, प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड एक्सपर्ट ग्रुप, जिसके चेयरमैन थे हसीन, डॉक्टर SR हसीन। इन्होंने भी इस बात को ध्यान में रखा, पहचान करने के लिए कि लिविंग पॉवर्टी लाइन इन अर्बन एरिया। अभिजीत सेन कमेटी जो है ना, इसका स्थापना, ये स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूचर ट्रेडिंग एंड एग्रीकल्चर कमोडिटीज का इन्फ्लेशन से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। अभिजीत सेन कमेटी का अगर देखा जाए इसलिए गठित किया गया था ताकि वो फ्यूचर ट्रेडिंग और एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स आर पब्लिश बाय UNDP, UNDP के द्वारा क्या क्या पब्लिश किया जाता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जेंडर इनइक्वालिटी, मल्टी डायमेंशन, ग्लोबल जेंडर और इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट, विच आर द करेक्ट? चलिए बताइए। आई थिंक ऑप्शंस B 1 2 4। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तो नहीं निकलता इसके द्वारा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज 5 कंपोजिट इंडाइसेस हर साल निकलता है। एक तो HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा है इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, IHDI निकलता है। HDI के बाद IHDI, उसके बाद जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI, उसके बाद जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII, और एक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI। लेकिन जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ना, वो सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्सेस, इसका मेजर जो होता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स दैट इज रिलीज, इट्स अ सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्स है, यूजुअली डिजाइंड टू मेजर द रिलेटिव एक्सेस ऑफ एजुकेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। दिस इंडेक्स इज रिलीज बाय WEF। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को छोड़ दीजिए, बाकी जैसे कि आपने बताया कि HDI, IHDI या GDI या GII या फिर MPI, ऑल आर रिलीज बाय UNDP। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सोशियो या सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इसमें पूछा जा रहा है कि विच अमोंग द अबव कैन बी कंसिडर्ड एज द कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, गरीबी का कारण क्या है इसमें? सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन,
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। तो 4 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 भी बोल सकते हैं, तो 1 2 4 डेफिनेटली 1 2 4। फाइनेंशियल इंक्लूजन तो गरीबी कम होती है ना। देखिए रैपिड राइजिंग पॉपुलेशन, इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है हर साल, और पिछले 50 साल में अगर देखा जाए लगभग, तो हम लोग का जो इंक्रीज रेट है वो 2.2 पर था। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 17 मिलियन 1.7 करोड़ पीपल आर एडेड टू कंट्रीज पॉपुलेशन ईच ईयर। हर साल लगभग 1.7 करोड़ लोग ऐड हो जाते हैं। दिस ऑल्सो इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द कंजम्पशन ऑफ गुड्स ट्रेमेंडसली। दूसरा है अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज। देयर इज ए अंडर एम्प्लॉयमेंट and disguise unemployment in country, particularly in the farming sector. This has resulted in the low agriculture output. परिणाम agriculture output बहुत कम मिलता है and a deep standard of living and lead to the deep in standard of living. दूसरा है बेरोजगारी, बहुत बड़ा फैक्टर है ये गरीबी का। गरीबी बेरोजगारी को जन्म देती है और बेरोजगारी ही गरीबी को जन्म देती है। बहुत तेजी से पॉपुलेशन का बढ़ना, हायर नंबर जॉब सीकर, however there is not enough expansion in the opportunity to meet the demand for employment. और भी सोशल फैक्टर्स हैं, सामाजिक कारक, जैसे कि इकोनॉमिक और कमर्शियल फैक्टर। देयर आर ऑल्सो सोशल फैक्टर्स जो कि हमारे गरीबी में एक तरह से बहुत बड़ा सहायता करता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कास्ट सिस्टम, कुछ ट्रेडिशंस है, सब जुड़े हुए हैं ये सब। फिनेंशियल इंक्लूजन तो वास्तव में मदद करता है, क्योंकि इससे इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ और भी रिसोर्सेज जो होंगे लोगों तक पहुंच जाएगा आसानी से। जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कहीं ना कहीं फिनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया तो गरीबी को कम करेगा। तो फिनेंशियल इंक्लूजन इज द मेजर स्टेप टुवर्ड्स द इंक्लूसिव ग्रोथ। इट हेल्प्स टू ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन है लॉरेंज कर्व से। लॉरेंज वक्र, इट प्रेजेंट या रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमिक। तो ये मैंने बताया है, ये देखिए 45 डिग्री ये है और 60 डिग्री ये है अगर बाय द वे। तो द लाइन 60 डिग्री एंगल में जो है वो परफेक्टली इनकम इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। तो गलत लग रहा है। तो क्या बताता है ये? रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन इनकम इन इकोनॉमिक, बिल्कुल सही बात है। लॉरेंज कर्व से ये समझ में आता है हम लोग। एक तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमिक इज रिप्रेजेंटेड बाय द लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व वास्तव में अगर देखा जाए तो 1906 में इसको डेवलप किया गया था, इस बात को दिखाने के लिए कि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम अर्न बाय द एनी गिवन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। व्हाट इज द इनकम पॉपुलेशन? तो इनकम टू दी पॉपुलेशन, एक तरफ अगर पॉपुलेशन लीजिए, दूसरा तरफ इनकम ले लीजिए, तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। 10% की जनसंख्या के पास 10% की जनसंख्या के पास और 90% अगर पैसा है, और मात्र 90% की जनसंख्या के पास 10% पैसा है, तो ये कैसा ग्राफ है? देखिए कितना खराब दिख रहा है। ये यही है हमारे देश का हालात अभी। तो अगर आप 45 डिग्री का ग्राफ खींचिएगा तो आपको पता चल जाएगा 45 डिग्री का एंगल शो परफेक्टली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप इसका ग्राफ समझना चाहते हैं तो देखिए, ये एक तरफ पॉपुलेशन ले लीजिए, दूसरी तरफ इनकम ले लीजिए, तो ग्राफ अगर इस तरह का है परफेक्ट ग्राफ, ये हो गया इक्वलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें सब बराबर बराबर आएगा। ठीक है, ये ग्राफ 45 डिग्री में इक्वालिटी की बात होती है। तो एंगल ऑफ 45 डिग्री shows perfectly equal income distribution, while other line, जो भी लाइन इससे ऊपर आगे पीछे जितना बनेगा, shows the distribution of income. Further away from the diagonal, more unequal the size of distribution of income. इससे जितना दूर जाइएगा उतना आप मतलब खराब होते जाइएगा। अब ये गिनी कोएफिशिएंट भी इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होगा गिनी कोएफिशिएंट लॉरेंज कर्व से ही जुड़ा हुआ है। दिस इज द लॉरेंज कर्व से ही जुड़ा हुआ है, उसी को गिनी कोएफिशिएंट बोलते हैं। दोनों का अनुपात निकाल लिएगा अगर तो आपको पता चल जाएगा। गिनी कोएफिशिएंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॉरेंज कर्व। अभी आपने लॉरेंज कर्व पढ़ा, उसी के बारे में। एक इंडिकेटर है जो हम लोगों को बताता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है हमारे देश में।
गिनी कोएफिशिएंट मेजर द डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। तो याद रखिएगा, डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी की जानकारी हमको गिनी कोएफिशिएंट में पता चल जाती है। गिनी कोएफिशिएंट कैन वेरी 0 परफेक्ट इक्वालिटी और 1 परफेक्ट इनइक्वालिटी। ए गिनी कोएफिशिएंट ऑफ 0 मीन्स एवरीवन हैज ए सेम इनकम, प्रत्येक के पास बराबर है, जो 45 डिग्री में हो सकता है। पहले कोविन अगर एक है, अगर सपोज इसका वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है सिंगल इंडिविजुअल के पास सारा का सारा पैसा उसी के हाथ में आ गया है। हालांकि ऐसा नहीं होगा, ना तो जीरो की प्राप्ति होगी, ना ही तो अगर ये ग्राफ अगर सपोज ये है 45 डिग्री वाला, ठीक है, और इससे ऊपर या इससे नीचे, बस तो इसके दोनों का अंतर जो होता है या इसके दोनों के बीच के जो अंतर होता है, ऐसा आप त्रिभुज बनाइएगा तो पता चल जाएगा। उतना आपको हमको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाना है, बस हम लोग को थोड़ी सी बारीकी समझनी है कि गिनी कोएफिशिएंट लॉरेंज कर्व से जुड़ा हुआ है, इनइक्वालिटी को जुड़ता हुआ है। जीरो का मतलब होता है परफेक्ट क्वालिटी, परफेक्ट इक्वालिटी, सभी लोगों के पास बराबर पैसा है, सभी जितनी जनसंख्या 10% के पास जनसंख्या 10% पैसा, 100% जनसंख्या 100% पैसा, दैट्स द ऑल। अब आप बात करते हैं एक सिचुएशन जहाँ पर हायर लेवल ऑफ स्किल आर एम्प्लॉयड इन लेस प्रोडक्टिव जॉब्स। तो इसको क्या कहेंगे? एक ऐसा मतलब बहुत आपके पास बहुत ज़्यादा योग्यता है, लेकिन आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपकी मतलब योग्यता को शोभा नहीं दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? बहुत ही ईजी प्रश्न है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का सीधा मतलब होता है एक ऐसी स्थिति हो जिसमें बिल्कुल लोग जो होता है ना, हायर इस लेवल ऑफ स्किल उनके पास होता है, लेकिन वो काम ऐसा करते हैं जो प्रोडक्टिव लेस होता है, बहुत लेस प्रोडक्टिव जॉब होता है। जैसे सपोज आप अगर मरते हैं, आपके पास एमए की डिग्री है, आप काम कर रहे हैं चपरासी वाला, क्या कहेंगे आपको? आप अंडर एम्प्लॉयमेंट है। Simply means the labor force of the economic is not fully utilized as per their skill and experience। जिस व्यक्ति से उसकी शिक्षा का, उसकी योग्यता का, उसकी कौशलता का उपयोग देश के निर्माण में, देश के विभिन्न प्रकार के जो एजेंसियां हैं उसमें काम होना चाहिए, वहाँ पर वो व्यक्ति क्या कर रहा है? तो सर्विस कर रहा है, क्या चाय पहुँचाने में और झाड़ू देने में। सोचिए इस देश की क्या हालात है, जिस देश की में चपरासी के जॉब में पीएचडी होल्डर अगर फॉर्म भर रहे हैं, तो इससे सबसे शर्मनाक बात होगी हमारी शिक्षा को। एक चोट है, एक गंभीर चोट है हमारे लिए। हम पूरी तरह से फेल हो चुके हैं शिक्षा के मामले में। हमारी शिक्षा बिजनेस एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है। हम लोग धड़ल्ले से पूरी तरह से केवल रटंतु शिक्षा पे बल दे रहे हैं। उस शिक्षा से हम लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। बाजार की डिमांड कुछ और है और शिक्षा कुछ और हो रहा है। हजारों लाखों बच्चे बस दे रट्टा मार फैक्ट्स रट रहे हैं हम लोग, बट इन फैक्ट्स का कहीं यूटिलिटी ही नहीं नजर आता है। दैट्स वेरी सैड अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम। वी आर स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट। इफ वी आर एम्प्लॉयर, अगर हम रोजगार भी हैं, तो हमारे पास ऐसा रोजगार है जिसका शोभा देता नहीं है कि हमें छोड़िए, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। एक इंडिविजुअल है जो इंजीनियर और मैनेजमेंट डिग्री है उसके पास, लेकिन काम कर रहा है क्लर्क या अकाउंटेंट का इन द फर्म, और एक सोशल साइंस ग्रेजुएट वर्किंग कर रहा है पिज्जा डिलीवरी बॉय में। दुख है भाई, बहुत दुख है, बहुत दुख है। Consider the following statement regarding the methods of estimating unemployment by the National Sample Survey Office (NSSO)। मतलब कौन कौन सा मेथड यूटिलाइज करता है मतलब बेरोजगारी निकालने के लिए NSSO, वही बताया जा रहा है। यूजुअल देखिएगा तो स्टेटस अप्रोच एस्टिमेट ओनली दोज पर्सन एज अनएम्प्लॉयमेंट, केवल उन्हीं व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाएगा हु हैड नो गेनफुल वर्क इवन फॉर 1 आवर इन अ डे। एक दिन में 1 घंटा भी अगर आपको काम नहीं मिलता तो आपको बेरोजगार कर दिया जाएगा। क्या ये अप्रोच है एनएसएसओ का? वीकली स्टेटस अप्रोच का मतलब होता है, देखिए ये था यूजुअल स्टेटस का अलग चीज़ है। वीकली स्टेटस अप्रोच क्या होता है? इसमें रिकॉर्ड उन लोगों को किया जाता है, केवल उन पर्सन को जो बेरोजगार है, जिनको हु डिड नॉट हैव ए गेनफुल वर्क इवन फॉर एन आवर ऑन एनी डे ऑफ द वीक प्रिसाइडिंग डेट ऑफ द सर्वे। सप्ताह के किसी एक दिन में किसी भी दिन में 1 घंटा अगर आपको अपने ज़रूरत के, अपने योग्यता के अनुसार काम ना मिला हो तो आप भी बेरोजगार हैं वीकली स्टेटस के तहत। तो 2 प्रकार का स्टेटस है, एक यूजली स्टेटस, एक वीकली स्टेटस। विच आर द करेक्ट अबाउट इट? आई थिंक यू नो अबाउट दैट। इसका दोनों का स्टेटमेंट क्या है? केवल और केवल बी करेक्ट है। देखिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है मॉस्पी के तहत, ठीक है, कम्स अंडर द मॉस्पी। NSSO किसके तहत आता है? तो मॉस्पी के तहत। मेजर करता है क्या?
अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। और इसके बहुत से तरीके हैं भारत में बेरोजगारी निकालने के लिए। पहला तो है यूजुअल स्टेटस अप्रोच। दिस अप्रोच एस्टिमेट्स ओनली दोज पर्सन आर अनएम्प्लॉयमेंट, केवल उन्हीं को अनएम्प्लॉयड माना जाएगा हु हैड नो गेनफुल वर्क फॉर ए मेजर टाइम ड्यूरिंग द 365 दिन में उसको अधिकांश समय काम ही नहीं मिल रहा है। मेजर टाइम ड्यूरिंग ही वॉज अनएम्प्लॉयड प्रिसाइडिंग द डेट ऑफ सर्वे। वीकली स्टेटस अप्रोच की बात करते हैं, एक इसमें ओनली और ओनली दोज पर्सन आर अनएम्प्लॉयड हु डिड नॉट हैव अ गेनफुल वर्क इवन फॉर एन आवर एनी डे ऑफ द वीक। सप्ताह के किसी भी दिन में अगर उसको एक घंटा काम नहीं मिलता है तो उसको कहेंगे वीकली स्टेटस अप्रोच। तो यूजुअल स्टेटस में 365 दिन में पूरा का पूरा 365 दिन में उसको किसी भी दिन काम ना मिले, ठीक है। डेली स्टेटस अप्रोच क्या होता है? डेली स्टेटस का मतलब होता है वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं जो कि each day is a reference week, और in a reference week a person having no gainful work for an hour in a day, एक दिन में एक भी घंटा काम ना मिला हो तो उसको डेली स्टेटस अप्रोच कहेंगे। तो एक दिन में एक भी घंटा काम ना मिल रहा हो, दैट मीन यू आर अनएम्प्लॉयमेंट एट अ डेली स्टेटस अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। It is a quantitative monetary policy tools of the RBI to adjust the rupee liquidity condition in the market. When there is excess liquidity in the market, the RBI buys the government securities through the open market operation। चलिए खत्म, ये सही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन या OMO आर द परचेज एंड सेल, ध्यान रहे परचेज एंड सेल ऑफ GSEC बाय RBI ऑन सेंटर्स बिहाफ, केंद्र सरकार के बिहाफ में, टू स्ट्रीमलाइन द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, ताकि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के बीच एक तालमेल बनाया जा सके। ओपन मार्केट ऑपरेशन का ओवरऑल एम्स होता है कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी या एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। इन द केस ऑफ इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, जब बहुत ज़्यादा महंगाई हो, RBI अडोप्ट करता है कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसका मतलब वो सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। जैसे सेल करेगा उसके हाथ में क्या आ जाएगा? मनी आ जाएगा, एब्जॉर्ब द एक्सेस मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल फ्लो। जबकि रिसेशनरी, जब कोई मंदी वाला हालात हो तो RBI जो होता है ना बूस्ट करता है मनी सप्लाई को, और इसके लिए वो मार्केट में क्या करता है, एडिक्वेट मनी फेंकना चाहता है तो इसके लिए वो क्या करेगा, बोरो कर लेगा, खरीद लेगा। क्रेडिट अप्लाइबिलिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन, सो इट बायस, तो वो सब बाय कर लेता है और मनी सप्लाई को बढ़ा देता है। बहुत ईजी टॉपिक था इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा फोकस नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है GSEP समटाइम इन न्यूज़। कौन सा प्रोग्राम है जिससे कि GSEP इस्तेमाल होता है? GSEP गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्वाइजेशन प्रोग्राम। It is a program RBI to infuse the more liquidity in the market by selling the government securities. It is a program by the RBI to reduce the money supply in the market by selling the government securities. It is a program by the RBI to reduce the money supply in the market by the governing policy. It is a program by the RBI more liquidity। चलिए बताइए ऑप्शन, इसका सही जवाब है एक या डी। It is a program by the RBI to infuse more liquidity in the market by purchasing government securities। अभी अभी मैंने ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ाया तो GSEP भी उसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है, और कुछ होता नहीं है, स्पेशल तरीका है। गवर्नमेंट GSEP का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्वाइजेशन प्रोग्राम, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्वाइजेशन। इट इज़ ए प्रोग्राम दैट इज रन बाय RBI टू इन्फ्यूज मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट बाय द परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, खरीद ली जाएगा। इट इज़ ए पार्ट ऑफ RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन। अभी अभी मैंने बताया आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन का एक तरीका है। RBI periodically purchase government bonds from market through the open market operation. GSEP is in a way GSEP is in a way on OMO, but ध्यान रहे
there is an upfront commitment by the central bank to the market that it will purchase bonds. तो आप देख रहे हैं कि ये वो दोनों में आपको लग रहा है कि यार ये इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन में और जी सेप में अंतर क्या है। जी सेप में होता क्या है कि ना भारत सरकार के तर्ज पर आरबीआई ऑलरेडी अनाउंस कर देती है कि वो आने वाले समय में एक निश्चित तिथि में एक निश्चित मात्रा में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगी। तो यही बात है। तो अपफ्रंट कमिटमेंट बाय द सेंट्रल बैंक टू द मार्केट दैट विल परचेज बॉन्ड्स वर्थ ए स्पेसिफिक अमाउंट, कितना अमाउंट का खरीदेगी ये भी बता देती है, कब खरीदेगी ये भी बता देती है। द आइडिया टू गिव द ए कम्फर्ट टू द बॉन्ड मार्केट, ताकि बॉन्ड मार्केट आश्वस्त हो जाए। इन द अदर वर्ड्स, जी सेट इज एन ओपन मार्केट ऑपरेशन विद ए डिस्टिंक्ट करेक्टर, एक स्पेशल करेक्टर का होता है। अगला प्रश्न है वे एंड मीन्स एडवांसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वे एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज फैसिलिटी, एक फैसिलिटीज है थ्रू विच द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से पैसा उधार ले सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। इट इज ए टेम्पररी लिक्विडिटी मैच, ठीक है, टेम्पररी लिक्विडिटी अरेंजमेंट्स बाय द सेंट्रल बैंक। ओके, सोचिए, अंडर दिस फैसिलिटी सेंट्रल और स्टेट कैन बोरो मनी अप टू 120 डेज फ्रॉम द आरबीआई, 120 दिन के लिए ही ले सकती है, अप टू 120 दिन। सोचिए सोचिए सोचिए, ये तो स्टेटमेंट थोड़ा सा जरूरत से ज़्यादा। 120 दिन का मतलब कितना होता है, 3 तिहाई, 3 चौके 4, 4 महीना के लिए। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा आप सोच सकते हैं, आई थिंक इसमें आप चांस ले सकते हैं। नहीं, तीसरा आप छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से ए इज द राइट है, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। देखिए, वेज एंड मीन्स एडवांस, WMA जिसको बोलते हैं, इज द फैसिलिटी फॉर बोथ, ध्यान रखिए, बोथ सेंटर और स्टेट दोनों, बोरो फ्रॉम आरबीआई। दिस बोरोइंग आर मींट प्योरली टू हेल्प देम टू टाइड ओवर टेम्पररी मिसमैच। अब जो चीज़ टेम्पररी मिसमैच हो जाए तो वो इतना लंबा समय लिए कैसे होगा। इन द केस, ठीक है, इनफ्लो ऑफ देयर रेसिपेंट एंड एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार के पास पैसा कमी हो गया है, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया किसी कारण, बस सरकार का पैसा नहीं है, तो उसमें मिसमैच को मतलब ठीक करने के लिए वेज एंड मीन्स लाया गया। द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट टू देयर बीइंग रिपेबल, उसको पूर्व से देना पड़ेगा, वापस चुकाना पड़ेगा। नॉट लेटर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से ज़्यादा नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ द मेकिंग एडवांस, आज दिए तो 3 महीने के अंदर वापस भी करना पड़ेगा आपको। 10, सेंटर एंड स्टेट कैन बोरो मनी अप टू 90 डेज, 90 दिन से अधिक नहीं, 90 दिन तक के लिए उधार ले सकती है। और अगर मानते हैं टाइड ओवर देयर लिक्विडिटी मिसमैच, मतलब किसी कारण बस मिसमैच हो गया तो सरकार क्या अब आरबीआई मंगनी में तो देगी नहीं, इसके लिए रेट होना चाहिए, तो इंटरेस्ट रेट ऑफ ऑन WMA वही होगा जो रोपे रेट होगा, ठीक है, विच इज बेसिकली एट रेट विच लेंड शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंक्स। अब अगला प्रश्न है कि when the limit of the ways and means advance through which the central and state can borrow money from RBI is closed, अगर मानते हैं अभी अभी आपको बताया गया कि अगर लिमिट क्रॉस हो गया, 90 दिन का दिया था टारगेट, अब वो 90 दिन नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं हो गया, तो क्या होगा। द गवर्नमेंट टैक्स रिकॉर्ड्स द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ऑफ आरबीआई, व्हाट रेट इंटरेस्ट, अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज चाहते हैं तो किस रेट पे चार्ज किया जाएगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, सोचिए, ये वाला होगा 2% मोर देन रेपो रेट। When the limits of the ways and means advance is crossed by the central bank, by the central government or state government, tech recourse the overdraft facilities, तो उसके पास overdraft facilities अवेलेबल है। इंटरेस्ट रेट ऑन द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज इज 2% मोर देन दैट ऑफ द रेपो रेट, रेपो रेट से 2% ज़्यादा होगा। According to the recent guidelines by issued by the RBI, it has eased the terms of governing availment of the overdraft facilities, extended to the state government and UTs, enable them to better manage their fiscal situation in the terms of their cash flow and market borrowing.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी के बारे में पूछा जा रहा है. इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द आरबीआई. द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. आरबीआई गवर्नर enjoys the veto power to overrule the other पैनल मेंबर्स. तीसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया. तो बताइए तीसरा स्टेटमेंट जब गलत हो गया तो तीन को छाटिए. ये खत्म. तो केवल दो सही है, एक भी गलत है. क्योंकि एमपीसी का जो गठन किया गया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, वो भी आरबीआई एक्ट के तहत. ठीक है, 1934 का एक्ट है. डिटरमाइंस द मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स लाइक द रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो एंड सो ऑन, ताकि इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अचीव किया जा सके. तो ये किसके द्वारा लाया गया था एमपीसी? ये सेंट्रल बैंक के द्वारा नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. और इसमें आपको पता होगा 6 मेंबर होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 मेंबर जो होते हैं वो आरबीआई के होते हैं और जो 3 मेंबर होते हैं वो एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं, वो नॉमिनेट किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा. आरबीआई गवर्नर जो होता है इसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वही उसका चेयरमैन होता है. सेटिंग अप ए कमिटी टू डिसाइड मॉनेटरी पॉलिसी वाज फर्स्ट प्रपोज बाय उर्जित पटेल. ये उर्जित पटेल के द्वारा, उर्जित पटेल कमेटी के आधार पर ही एमपीसी का गठन किया गया. आरबीआई गवर्नर चेयर्स द कमिटी बट इट डज नॉट हैव एंजॉय एनी वीटो पावर्स टू ओवररूल द पैनल मेंबर्स. ठीक है, बट एज ए कास्टिंग वोट. ध्यान रहे, वीटो पावर नहीं है उनके पास, कास्टिंग वोट है उनके पास इन द केस ऑफ टाई. अगर टाई हो गया तब. अगला प्रश्न है केस रिजर्व रेशियो के संबंध में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज द परसेंटेज ऑफ द केस रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बाय बैंक्स इन द रिजर्व विथ रिस्पेक्ट टू द बैंक्स टोटल डिपॉजिट. ध्यान सुनिए. This is the percentage of the case required to be kept by the banks in the reserve with respect to the bank's total deposit. Case reserve ratio, CRR. The case reserve ratio is either stored in the bank's wallet or on bank's wallet or can be sent to the RBI. सोच लीजिए. Banks get any interest of banks get any interest of 1% on the money that with the RBI under the CRR requirements. Okay. आरबीआई डिक्रीज द सीआरआर एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन. जब महंगाई बढ़ती है तो सीआरआर बढ़ा देता है, घटा देता है. सोचिए, वो तो इजी प्रश्न है मेरे ख्याल से. देखिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो स्वाभाविक है बैंक सीआरआर को क्या कर देगी, बढ़ा देगी ना, घटाएगी क्यों. 4 खत्म हो गया, इसका मतलब. रही बात इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट तो सीआरआर में मिलता ही नहीं है कुछ भी. ठीक है, तो 3 भी खत्म. तो आंसर तो आप प्राप्त कर लिए होंगे अब तक. 1-2 ही आंसर है. RBI mandates the banks no store a proportion of their deposit in the form of cash. ध्यान रहे, only and only cash, so that the same can be given to the bank's account customers if need arises. The percentage of the cash required to be kept in the reserve, बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है उसका, इसको कहते हैं केस रिजर्व रेशियो, CRR. केस रिजर्व जो होता है या तो आप स्टोर कीजिए बैंक्स के वॉलेट में या वॉल्ट में, और या फिर भेज दीजिए आरबीआई के पास. बैंक्स डोंट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन द मनी दैट इट विद आरबीआई. आरबीआई के पास जो आप रखिएगा उसमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला आपको, कोई इंटरेस्ट नहीं, अंडर द सीआरआर रिक्वायरमेंट्स. लाइक एसएलआर के विपरीत, अनलाइक द एसएलआर विच कैन बी मेंटेन्ड इन द इधर गोल्ड केस या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, CRR needs to be maintained only in case. ध्यान रहे, only in case, only in case, only in case. There are 2 primary purpose of the case reserve ratio. 2 प्रमुख पर्पस है. Since a part of banks deposits is with RBI, Bank of India, it ensure the security of the amount. एक तो सिक्योरिटी, आपका पैसा सुरक्षित है. It makes it readily available when the customer want their deposit. अगर मान लो एक बैंक किसी कारणवश डिफॉल्ट में आ गई या दिवालिया होने वाली, तो उस समय कुछ तो मदद कर पाएगा आरबीआई, इसलिए वो पैसा उनके पास रहना पड़ता है. दूसरा बात है, CRR हेल्प्स इन कीपिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल. एट द टाइम ऑफ हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमिक, जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है ना, तो आरबीआई इंक्रीज कर देती है CRR को, ताकि अधिक से अधिक पैसा बैंक में आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ जाए बैंकों को. सो दैट द नीड्स टू बी मोर कीप मनी इन रिजर्व, सो दैट दे हैव लेस मनी टू लेंड द फर्दर. एट द टाइम ऑफ हाई इन्फ्लेशन, जैसा कि भी बताया गया, हाई इन्फ्लेशन के समय
गवर्नमेंट नीड्स टू इंश्योर दैट द एक्सेस मनी डू नॉट अवेलेबल, हाथ में अधिक से अधिक पैसा नहीं होना चाहिए लेंड करने के लिए। द to that extent RBI increase the cash reserve ratio and the amount of money that is available with the banks reduce and curbs the excess flow of the money in the economy. अगला क्वेश्चन है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटीज है। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, consider the following statement. It is a window which enables the commercial bank to borrow money from RBI in the case of an emergency. MSF is generally higher than the repo rate. जनरल दोनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। देखिए मतलब ओरिजिनल इमरजेंसी केस में नहीं बोलेंगे कि मतलब जब आपका पास पैसा ही खत्म हो जाए, ऐसा लगा आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज MSF rate which RBI lends फंड ओवरनाइट टू द शेड्यूल बैंक। एक रात के लिए शेड्यूल बैंक उधार देती है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा कीजिए और ले जाइए। RBI इंट्रोड्यूस दिस बोरिंग स्कीम टू रेगुलेट शॉर्ट टर्म एसेट लायबिलिटी मिसमैच। और कभी कभी शॉर्ट टर्म एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाता है इन मोर इफेक्टिव मैनर। बैंक्स बोरो आरबीआई से कैसे पैसा लेगी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत, तो आरबीआई को आपको प्लेजिंग करना हो गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज एट दी हायर रेट देन द रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एक्सपेंशन फैसिलिटी। एलएएफ के तहत जो आप पैसा जमा करते हैं, जो जिस रेट पर ठीक है आरबीआई से बैंक से उधार लेते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा पे आपको मिलेगा, पेनल्टी रेट लगेगा आपको। ध्यान रखिए एक बात, MSF बेसिकली प्रोवाइड्स द ग्रेटर लिक्विडिटी कुशन, एक तरह से ग्रेटर लिक्विडिटी कुशन प्रदान करता है। हायर द MSF रेट मोर एक्सपेंसिव बोरोइंग फॉर द बैंक्स, बैंक के लिए उतना ज़्यादा वो मतलब महंगा हो जाएगा। एज वेल एज कॉर्पोरेट बोरोवर्स एंड इंडिविजुअल्स के लिए भी तो महंगा हो जाएगा, क्योंकि बैंक जब उधार हाई पे लेगी तो वो किसी और को बांटेगी तो ज़्यादा टैक्स ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट वसूलेगी। इट इज़ यूज बाय RBI टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम। तो एक तरह से MSF के माध्यम से RBI जो है बैंकों को प्रमोट करती है, लेकिन बैंकों के द्वारा चूँकि ओवरनाइट मिसमैच अगर हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा रेपो रेट से ज़्यादा उससे ज़्यादा पैसा जमा कीजिए, आप ले जाइए पैसा उठा के। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। मनी डिपॉजिट इन द सेविंग अकाउंट, मनी डिपॉजिट इन द करंट अकाउंट, गोल्ड डिपॉजिट इन बैंक, मनी इन फिक्स डिपॉजिट। अब ये पूछा जा रहा है विच अबव आर द लायबिलिटीज। ध्यान रहे लायबिलिटीज पूछा रहा है, एसेट नहीं। कौन कौन से लायबिलिटीज है बैंक के। लायबिलिटीज का मतलब होता है जिनको चुकाना पड़ता है बाद में, मतलब वो बैंक का नहीं है, बैंक का एक तरह से मतलब वो भार है माथा पे कि उसको चुकाना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। तो मनी डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, ऑफ कोर्स मनी डिपॉजिट इन करंट अकाउंट, गोल्ड डिपॉजिट इन बैंक्स, मनी इन फिक्स डिपॉजिट। तो अब आपको कंफ्यूज हो गया होगा कि किसमें सब के सब जो है ना क्या है, क्या लगता है आपको। यहाँ पर ऑप्शन है वैसा दिया हुआ है कि आप सोचिएगा। तो डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में डेफिनेटली एक तो होगा ही, और फिक्स डिपॉजिट वो भी 1 और 4 ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, और यहाँ पर 3 और 4 ऑप्शन दिया हुआ लाइबिलिटीज 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 3 और 4 लाइबिलिटीज के रूप में कैसे कर सकता है ये। गोल्ड डिपॉजिट इन बैंक्स एंड मनी इन फिक्स डिपॉजिट। अच्छा, करंट सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट जो होता है ना डिपॉजिट, वो बैंक के लाइबिलिटीज नहीं होता इसका मतलब। तो डिपॉजिट ऑफ द बैंक्स आर इट्स लाइबिलिटीज, जितना भी डिपॉजिट होता है वो सब के सब लाइबिलिटीज होते हैं। दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटी और अदर डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज, कुछ भी हो सकता है। अब वो क्वेश्चन ध्यान से आपने पढ़ा नहीं, वहाँ पर देखिए क्या दिखा हुआ था, यहाँ पूछा था टाइम लाइबिलिटीज, दैट्स वाई आपने क्या कर लिया, सिर्फ लाइबिलिटीज पढ़ लिया, और यहाँ टाइम लाइबिलिटीज था। ये क्वेश्चन में टाइम लाइबिलिटी दिया हुआ है, तो टाइम लाइबिलिटी सीधी सी बात है, गोल्ड डिपॉजिट और मनी फिक्स डिपॉजिट वो टाइम है। तो इसलिए कभी कभी आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो बहुत ही आसान था। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, बट थोड़ी सी हड़बड़ी आपके लिए खतरनाक साबित हो गई। तो डिपॉजिट, सबसे पहले हम लोग डिमांड लाइबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। डिमांड लाइबिलिटीज़ इंक्लूड ऑल दोज लाइबिलिटीज़ ऑफ अ बैंक विच आर पेएबल ऑन डिमांड। जैसे मांगने गए उसी तरह तुरंत चुकाना पड़ेगा। सर मुझे 10 लाख रुपये दीजिए, अगर मेरे अकाउंट का 10 लाख रुपया है तो उसको देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सच ए मनी डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट में हो सकता है, मनी डिपॉजिट इन द करंट अकाउंट में हो सकता है, कैश सर्टिफिकेट हो सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग टेलीग्राफिक ट्रांसफर हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है। ये सब क्या है, सब के सब
डिमांड लाइबिलिटीज है, डिमांड ड्राफ्ट, मार्जिन अगेंस्ट द लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटीज, क्रेडिट बैलेंस इन केस डेबिट क्रेडिट अकाउंट, ऑल आर पेड ऑन डिमांड। आपको डिमांड मांग पर देना ही पड़ेगा सर बैंक को कुछ, लेकिन टाइम लाइबिलिटीज जो होता है ना, आर ऑल दोज लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक ऑन विच दे आर पेएबल अदरवाइज ऑन डिमांड। ठीक है, डिमांड को छोड़कर बाकी सब कुछ जो बच जाता है। दिस इंक्लूड मनी इन द फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट में है, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, टाइम लाइबिलिटीज फॉर पोर्शन ऑफ द सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट द लेटर ऑफ क्रेडिट, गोल्ड डिपॉजिट, सबके सब टाइम लाइबिलिटीज है। अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, these include all those miscellaneous liabilities which are not covered in the above two types। अदर भी है और बाकी है, जैसे कि सच एज इंटरेस्ट अकर्ड या अकूड ऑन डिपॉजिट, अनपेड डिविडेंड, सस्पेंशन अकाउंट बैलेंस showing the amount due to the other banks or public participation certification issued other banks, cash collaterals इत्यादि। अगला क्वेश्चन है रेफरेंस टू द बैंक रेट। बैंक रेट से संबंध में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इट इज ए शॉर्ट टर्म मॉनेटरी पॉलिसी मेजर बाय द आरबीआई फॉर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट। बैंक रेट इज यूजली लोअर देन दैट ऑफ द रेपो रेट। Increase in the bank rate directly affects the lending rates offered to the customer, restricting people to the available loans। सबसे पहले तो बात ये, तो शॉर्ट टर्म लोन तो टर्म मनी की पॉलिसी है ही नहीं, पहला गलत हो गया। चलिए दूसरा, पहला छोड़िए दूसरा छोड़िए, पहले बात तो पहला गलत हो गया। अब ऑप्शन में देखिए, बैंक रेट इज यूजली लोअर देन द रेपो रेट। रेपो रेट से सस्ता होता है क्या ये? जनरली ऐसा तो नहीं होता है। और इंक्रीज इन द बैंक रेट डायरेक्टली अफेक्ट्स नहीं करता है, इनडायरेक्टली अफेक्ट्स करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सी। तीसरा सही मान लिया गया। चलिए सही बात है, मतलब आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है, ऑन द लोन दे हैव एक्सटेंडेड टू द कॉमर्शियल बैंक। मतलब एक दर है जिस दर पर बैंक, कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंकों को उधार देती है, या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो उधार देती है बैंक, उसको ही कहते हैं बैंक रेट। ध्यान से सुनिए, बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक के द्वारा चार्ज किया जाता है किस पर? जो उनसे लोन लेने आता है। तो लोन लेने कौन आएगा? कॉमर्शियल बैंक ही आएगा ना। और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आए तो भी उसको बैंक रेट पर ही उधार मिलेगा। और ये देयर इज ए नो रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट, ऐसा कोई रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट इसमें साइन नहीं किया जाता है। देयर इज नो रीपर्चेजिंग, मतलब आपसे वादा नहीं किया था कि हम उसको खरीदेंगे बाद में। नो सिक्योरिटीज होल्ड सोल्ड, नो कोलेट्रल इन्वॉल्व। इसमें बैंक रेट में आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगा, कोई कोलेट्रल नहीं देना पड़ता है, बस उधार ले जाइए, लेकिन दर लगेगा उच्चा। तो स्वाभाविक है, इट्स ए लॉन्ग टर्म मेजर, इट्स लॉन्ग टर्म मेजर एंड इट इज गवर्न बाय द लॉन्ग टर्म मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। बैंक बोरोज फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एट द बैंक रेट एंड लेंड देम टू मनी टू देयर कस्टमर एट द हायर इंटरेस्ट रेट। स्वाभाविक है, अगर 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 उच्च दर पर उठाएगी तो उच्च दर पर बांटेगी, दस मेकिंग प्रॉफिट्स। बैंक रेट इज यूजली हायर देन द रेपो रेट। ये रेपो रेट से ज़्यादा ही होता है जनरली। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल टू कंट्रोल द लिक्विडिटी। तो एक तरह से लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। इंक्रीज कर दीजिए बैंक रेट, डायरेक्टली अफेक्ट्स द लेंडिंग रेट्स। एक बार इंक्रीज करिए, देखिए उसका लेंडिंग इफेक्ट पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ जाएगा टू द कस्टमर, restricting people to available loans and damages the overall economic growth। Consider the following statement, which are above qualitative tools of the monetary policy। qualitative tools कौन कौन सा है? मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल शोषण, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो जनरली इसमें एक और दो तो डेफिनेटली है, ऑप्शन में तीन भी दिया हुआ तो तीन भी जाइए। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो नॉन एज सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। ये सेलेक्टिव भी कराता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को। तो आरबीआई का ऐसा पॉलिसी क्वालिटेटिव होगा जिसमें कि दीज इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द वेरियस यूजेस ऑफ क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन बी यूज फॉर फेवरिंग एक्सपोर्ट ओवर इम्पोर्ट,
कुछ ऐसी नीतियाँ बना दी जाएगी जिसमें एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए इम्पोर्ट की तुलना में। तो जो एक्सपोर्ट कंपनीज़ है उसको मदद कर दिया जाएगा, जो इम्पोर्ट वाले हैं उनको महंगा लोन दिया जाएगा। इसेंशियल ओवर नॉन इसेंशियल क्रेडिट सप्लाई, दिस मैटर एज एन इन्फ्लुएंस ऑन द बोथ द बोरोवर्स एंड लेंडर्स, दोनों को मतलब झटका पड़ता है इससे। चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट में बदलाव आने से देखिए क्या होने वाला है। मार्जिन इज रेफर्ड टू द सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ द लोन amount that is not offered or financed by the banks. Change in the marginal can lead to the change in its loan size. This instrument is used to encourage the credit supply for necessary sectors and to avoid it for unnecessary sector. This can be done by increasing the marginal for unnecessary and reducing the marginal for the necessary sector. मतलब क्या कर सकते हैं इसको आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहिए, इक्वल के साथ इक्वल, अनइक्वल के साथ अनइक्वल बिहेवियर, जिसके साथ जरूरत जैसा हो, परिस्थितियाँ जैसी हो। मॉरल शोषण का मतलब होता है डांट फड़का, नैतिक। मॉरल शोषण का मतलब होता है सजेशन देना कमर्शियल बैंक्स को फ्रॉम आरबीआई से टू हेल्प द रिस्टेनिंग द क्रेडिट्स इन इन्फ्लेशनरी पीरियड। देखिए जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो आप मत बांटिए लोन, आपको बुलाया जाएगा, फ़ोन पे मीटिंग किया जाएगा। आरबीआई इम्प्लाइज प्रेशर ऑन द इंडियन बैंक सिस्टम, ठीक है, विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रिक्ट एक्शन और कंप्लायंस विद द रूल्स। रेगुलेशन the customer credit. In this instrument, consumer credit supply is regulated through the installment of sale and higher purchase of consumer goods. Here features like जैसे कि installment amount, down payment, loan duration, all are fixed in advance, which helps to check the credit and inflation in the country. तो आगे बढ़ते हैं। Consider the following statement which are above factors are responsible for demand pull inflation. ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कौन बढ़ाता है? आपके हाथ में पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो डिमांड बढ़ा देगा, तो बेच बढ़ने से टैक्स जब बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, हायर टैक्स बढ़ेगा तो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन हो गया। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ गया, और एक्सपोर्ट बढ़ गया तो घर में सामान घट जाएगा, घर में जब सामान घट जाएगा तो ये डिमांड से प्रभावित हो सकता है। इंक्रीजिंग इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार जब ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेगी तो लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, तो एक तो डेफिनेटली होगा, दूसरा दो भी होगा कि कहीं ना कहीं वेजेज बढ़ेगा तो आपका इससे इनपुट डिमांड, अगर आपकी वेजेज बढ़ने से, देखिए वेजेज बढ़ने से क्या होता है ना, अगर मतलब सब आप मजदूरी बढ़ा दिए तो मजदूरी बढ़ा तो आपके हाथ में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं कॉस्ट इन्फ्लेशन आ जाएगा। वेजेज बढ़ने से कॉस्ट इन्फ्लेशन ज़्यादा चांसेस होता है। हायर टैक्सेस से, जब टैक्स हाई हो जाएगा तो स्वाभाविक है, अगर मानते हैं सपोज जीएसटी का रेट बढ़ा दिया जाए, टैक्स बढ़ा दिया ना, तो इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा। इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहाँ से आएगा? तो इसका ऑप्शन क्या है? आई थिंक 1 और 4, यस। देखिए इन्फ्लेशन जो होता है ना, इसका मतलब होता है सस्टेन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। जो साधारण वस्तुओं की कीमतें होती है, अगर उसकी लगातार कीमतें बढ़ने लगे एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित वर्ष में, एक निश्चित दरों से बढ़ने लगे, तो उसको बोल दीजिए अधिकांश वस्तुओं की कीमत जो है ना सक्सेसिव बढ़ रहा है। और ये 2 प्रकार का होता है जनरली, एक डिमांड होता है, दूसरा कॉस्ट होता है। एक डिमांड जनित होता है, एक मांग जनित, दूसरा लागत जनित। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है ना, इज अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन विच अराइज कम फ्रॉम रैपिड ग्रोथ इन एग्रीगेट डिमांड। आपकी डिमांड ही इतना बढ़ जाएगी कि सप्लाई उतना हो नहीं पा रहा है जितना डिमांड हो रहा है। तो जब सप्लाई इज शॉर्टर देन द डिमांड, द डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई, दैट्स अ रीजन बाय दैट्स हैपन। इट्स ऑकर व्हेन द इकोनॉमिक ग्रोथ इज टू फास्ट। तो मतलब ये इकोनॉमिक की हालत ये है, ये वाली हालत है बूम वाली, ठीक है, बूम वाली पीरियड में ऐसी होती है, क्योंकि आपको इकोनॉमिक चक्का पता है ना। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज ए पीरियड इन्फ्लेशन विच अराइज फ्रॉम द रैपिड ग्रोथ इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ऐसा तब होता है जब ग्रोइंग फास्ट होता है, इकोनॉमी बहुत चक्का तेज चलती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब एक्सेस डिमांड होगा, यानी टू मच मनी चेजिंग टू मच मनी जो चेज करेगा फ्यू गुड्स, वस्तु बहुत कम है लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा हाथ में है, तो टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। द इकोनॉमिक इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक जो है ना पूर्ण रोजगार की अवस्था में है, फुल कैपेसिटी में है।
the economic will be growing at the rate of faster than the longer run trend rate. इकोनॉमी बहुत फास्ट गति से बढ़ रही है, ठीक है, ग्रोइंग फास्टर रेट देन द लॉन्ग रन ट्रेंड रेट. फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी घट गई है, लोगों के हाथ में पैसा है, कमाई है, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगा. क्या कारण है इसके? देयर इज ए द कॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन आर देयर इज ए क्विक इंक्रीज इन कंजम्पशन, खपत बढ़ जाएगी. इन्वेस्टमेंट अलोंग विथ एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंस इन द फॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन दोनों बढ़ जाएगा. एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंस फॉर्म्स. देयर इज सडन इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा ड्यू टू द ह्यूज अंडर वैल्यूएशन ऑफ द करेंसी. वैल्यू तो चूंकि इन्फ्लेशन में क्या होता है, रुपया खस्ता हाल चल जाता है, तो स्वाभाविक है एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा उस समय, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगा ना उस समय बाहर के देशों का, क्योंकि चीज़ें सस्ता मिलने लगेगी दूसरे देशों के लिए. तो देयर इज ए लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार बहुत खर्चा कर रही है. एक्सपेक्टेशन दैट इन्फ्लेशन विल राइज ऑफन, हमेशा यही लगेगा कि इन्फ्लेशन और बढ़ेगा. इससे क्या होता है, राइज इन इन्फ्लेशन, और ये इन्फ्लेशन को और बढ़ा देता है. वर्कर्स एंड फार्मर्स या फर्म्स विल इंक्रीज देयर प्राइस टू कैच अप टू इन्फ्लेशन. तो जितने भी वर्कर्स है और फर्म्स वो क्या करेंगे, इंक्रीज देयर प्राइस टू कैच अप इन्फ्लेशन, ताकि इन्फ्लेशन पे अधिक से अधिक कमाने लगे. देयर इज एक्सेसिव मॉनेटरी ग्रोथ व्हेन देयर इज टू मच मनी इन द सिस्टम चेजिंग few goods. The price of a good will thus increase. There is a rise in population. जनसंख्या बढ़ने से भी बहुत बड़ा कारण होता है इसका. अब पूछा जा रहा है ना कि एक ऐसा विशिष्ट स्थिति इकोनॉमिक की कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अ स्लो ग्रोथ, एक तो ग्रोथ स्लो है और हाई एम्प्लॉयमेंट विच इज द सेम टाइम अकम्पेनिड राइजिंग प्राइस. इसको तो स्टैगफ्लेशन बोलते हैं. Stagflation is characterized by slow economic growth and relatively high unemployment. बेरोजगारी बहुत उच्च है और विकास दर बहुत स्लो है. शॉर्ट में समझ लीजिए इकोनॉमिक स्टेगनेशन हो गया. मतलब इस अवस्था में क्या होता है ना, एक ही साथ दो घटनाएं घटित होती है. इन्फ्लेशन बढ़ता है और बेरोजगारी जो है अपने चरम सीमा पर होती है. स्टैगफ्लेशन कैन बी ऑल्सो अल्टरनेटिवली डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन combined with a declining gross GDP. तो GDP धड़धड़ा के गिर रही है, इन्फ्लेशन धड़धड़ा के बढ़ रही है. इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है और GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव में है. तो सोच लीजिए क्या हाल होगा. क्या कारण है इसका स्टैगफ्लेशन का? एक तो ऑयल प्राइस स्टैगफ्लेशन इज ऑफन caused by the supply side shock. For example, rising commodity price such as oil price will cause a rise in business cost. ट्रांसपोर्ट मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा. शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई प्रभावित हो जाएगा. विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. दिस कॉज हायर इन्फ्लेशन रेट एंड लोअर जीडीपी. वस्तुएं आ नहीं रही है, लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज़्यादा है और चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ जाएगी. प्रोडक्टिविटी बहुत घट जाएगा. फॉलिंग प्रोडक्टिविटी दूसरा कारण हो सकता है. इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस फॉलिंग प्रोडक्टिविटी, वर्कर्स बिकमिंग मोर इनएफिशिएंट, cost will rise up and output fall. Rise in the structural unemployment. Structural unemployment बढ़ जाएगा बहुत. If there is a decline in the traditional industries, we may get more structural unemployment, lower output. Thus, we can get a higher unemployment even if inflation is also increasing. जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है अगर वो ठप हो जाए ना और अधिकांश चीज़ रोबोटिक्स हो जाए, अधिकांश चीज़ मतलब मशीन से चलने लगे, तो स्वाभाविक है इससे क्या होगा ना, भयानक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा. और इससे क्या होगा ना, उत्पादन बहुत घट जाएगा. उत्पादन जब घट जाएगा तो स्वाभाविक है लोगों की छटाई शुरू हो जाएगी, लोग बेरोजगार होते चले जाएंगे और चीज़ों की उत्पादन घटने से क्या होगा, आपका जीडीपी भी गिर जाएगा. परिणाम क्या होगा, स्टैगफ्लेशन. विद द रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन टारगेटिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन्फ्लेशन टारगेटिंग के संबंध में पूछा जा रहा है. इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज ए स्ट्रेटजी टू स्पेसिफाई एन इन्फ्लेशन रेट एज गोल and adjust monetary policy to achieve that rate. Inflation targeting is a strategy to specify an inflation rate as such a goal and adjust monetary policy to achieve that rate.
और इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी को अचीव करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि इन्फ्लेशन टारगेटिंग प्राप्त की जा सके एक निश्चित दर पर। इन इंडिया, इन्फ्लेशन टारगेट इज सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन consultation with RBI once every 5 years. Currently, inflation target of India is 5% with a tolerance band plus minus 2%. बहुत ही इजी प्रश्न हो जाएगा अगर तीसरा स्टेटमेंट काट दिए तो आप। चलिए, तो खत्म खत्म खत्म, बोल भी नहीं सर। Inflation targeting strategy of the central bank specifying an inflation rate as a goal and adjusting monetary policy to achieve this rate. Inflation targeting is primarily focused on maintaining the price stability, but is also believed to support the economic growth. प्राइस स्टेबिलिटी के चक्कर में आप इकोनॉमिक ग्रोथ मत भूल जाइए। प्राइस स्टेबिलिटी इस प्रकार होना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी बरकरार रहे। आरबीआई एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अग्रीड 2015 में एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया गया था ताकि स्टिपुलेटेड किया जा सके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू इंश्योरिंग द प्राइस स्टेबिलिटी while keeping in mind the objective of the growth. मई 2016 आरबीआई 1934 एक्ट के तहत अमेंड किया गया और एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के आधार पर इम्प्लीमेंटेशन किया गया फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेट। और इस एक्ट ने अलाउ कर दिया सेंटर को टू सेट इन्फ्लेशन टारगेट। सेंटर सेट करती है इन्फ्लेशन टारगेट, लेकिन इसके लिए कंसल्टेशन करती है आरबीआई के साथ हर 5 साल में एक बार। इन्फ्लेशन टारगेट का पीरियड 1 अप्रैल 2021 2 से मार्च 2031 31 मार्च 2026 तक अंडर आरबीआई के तहत आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1924 ये कोई एक्ट नहीं है, बट कीप इन द सेम लेवल it was the previous 5 years, which is 4% with tolerance band plus minus 2%. अगला प्रश्न है with the reference to the effects of inflation on economic, consider the following statement. क्या क्या प्रभाव पड़ता है शायद। अब देखिए इन्फ्लेशन आता है तो उससे क्या क्या होता है। लेंडर सफर्स वाइल बोरोवर्स बेनिफिट, उधार लेने वाला फायदेमंद में हो जाता है और देने वाला नुकसान इन्फ्लेशन के समय। इन शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक इज बूस्टेड बाय द इन्फ्लेशन, छोटे अवधि में तो बूस्ट तो कर ही जाएगा इन्फ्लेशन के कारण। विद द इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, जैसे जैसे इंक्रीजिंग हो जाएगा इन्फ्लेशन, द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेज, मनी कहाँ से बढ़ेगा। विद द इन्फ्लेशन ऑफ एक्सपोर्टेबल आइटम्स ऑफ एन इकोनॉमिक गेन कॉम्पिटिटिव प्राइस इन द वर्ल्ड मार्केट। अगर आप तीसरा चौथा नहीं समझ में आता तो आपका सीधा सा आपका तरीका है कि आप जो जानते हैं, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। अब तीसरा गलत है, तीसरा छाटिए, दैट्स ऑल, आंसर विल बी योर इन हैंड। खत्म खत्म खत्म। 1 to 4 इज द राइट आंसर। देयर आर ए मल्टी डायमेंशन इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, बहुत सारा अलग अलग डायमेंशन है इसके इकोनॉमिक में, बहुत माइक्रो और मैक्रो लेवल में इन्फ्लेशन का प्रभाव बहुत गंभीर होता है अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाए तो। इट रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम, ये मतलब धन का समान वितरण कर देता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, जन वितरण करता है एक तरह से। डिस्टॉर्ट रिलेटिव प्राइसेस, डिस्टेबलाइज एम्प्लॉयमेंट, टैक्स, सेविंग, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड ब्रिंगिंग इन रिसेशन, कभी कभी तो ये रिसेशन भी ला देता है, डिप्रेशन भी ला देता है इकोनॉमिक का। तो इन्फ्लेशन का प्रभाव बहुत ही गंभीर होता है, ध्यान से सोच लीजिए। लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहली बात करते हैं क्रेडिटर्स का और डेप्टर्स का। देखिए इन्फ्लेशन रिडिस्ट्रीब्यूट करता है, वेल्थ उठा के दे देता है गरीबों के हाथ में। क्रेडिटर से डेबिटर के पास चला जाता है, मतलब लेंडर से बोरोवर के पास। तो लेंडर इससे नुकसान में रहता है और बोरोवर फायदा हो जाता है आउट ऑफ इन्फ्लेशन। द अपोजिट इफेक्ट तब होता है जब इन्फ्लेशन गिरता है। सपोज आपने 100 रुपया उधार लिया आज और 1 साल बाद आप चुकाएंगे, लेकिन 1 साल के बाद दरम्यान में क्या हुआ, इन्फ्लेशन 5% बढ़ गया। तो सपोज वही रुपया जो 100 रुपया था, अब उसका वैल्यू तो गिर जाएगा ना, तो वैल्यू जो होगा डेप्रिसिएट हो जाता है। मनी जो होती है उसका मतलब एक तरह से मूल्य घट जाता है। तो अब 100 रुपया की सामान जो पहले 1 साल पहले 100 रुपया में मिलते था, अब वो शायद 110 रुपया मिले, तो 10 रुपया तो आपका खा गया इन्फ्लेशन ही ना। ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इज बूस्टेड बाय इन्फ्लेशन बट शॉर्ट रन, छोटी अवधि में तो आके आप बढ़ा देते हैं।
हायर इन्फ्लेशन इंडिकेट्स हायर डिमांड, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है, इससे इंटरप्रेनरशिप जो होगा, इंटरप्रेनर या व्यापारी लोग सोचेंगे अरे बाप कमाई हो रहा है, धाड़ो धड़ा के चापो, और प्रोडक्शन लेवल बढ़ा दिया जाएगा। हायर इन्फ्लेशन लोअर द कॉस्ट ऑफ लोन, इन्फ्लेशन जितना ज़्यादा होगा ना, कॉस्ट ऑफ लोन आपका क्या होगा उतना ही कम हो जाएगा इन्फ्लेशन के कारण। ऑन इस सेविंग की बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप पैसा कब रखिएगा अपने हाथ में, जब उसका कोई कीमत हो, लेकिन आपको देख रहे हैं कि आपके हाथ में जितना पैसा जितना ज़्यादा रहेगा ना, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा आ रहा है तो आपको डर रहेगा, आप सेविंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रुपया का पैसा जो है ना घटता जा रहा है। होल्डिंग डज नॉट रिमेन इंटेलिजेंट इकोनॉमिक डिसीजन, पैसा रखना अपने हाथ में बेवकूफ़ी वाला काम होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो गिरती जा रही है, बिकॉज मनी लूज वैल्यू विद इन द एवरी इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रुपया बेचारा सूखता चला जाएगा। दैट्स वाई पीपुल विजिट बैंक्स मोर ऑफन, और लोग जो होंगे ना खाली बैंक जाएंगे, बैंक जाएंगे, बैंक जाएंगे, ट्राई टू होल्ड लिस्ट मनी, कम से कम पैसा बैंकों में रखना चाहेंगे विद देम, एंड पुट द मैक्सिमम विद द बैंक्स इन देयर सेविंग अकाउंट। तो स्वाभाविक है, पीपुल विजिट बैंक्स मोर 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 एंड ट्राई टू होल्ड लिस्ट मनी विद देम, अपने पास पैसा नहीं रखेंगे, सब पुट कर देंगे बैंकिंग में इन देयर सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जाकर रख देंगे, तो इससे सेविंग तो बढ़ जाएगा, अपने हाथ में ना रखने से सेविंग बढ़ा देगा ये। ऑन एक्सपोर्ट विथ इन्फ्लेशन, एक्सपोर्टेबल आइटम ऑफ एन इकोनॉमिक गेन कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, बाहर के लोगों का डिमांड बढ़ जाएगा, द वर्ल्ड, दुनिया में आपकी वस्तु को सस्ता मिलने लगेगा ना वहाँ पर। ड्यू टू दिस द वॉल्यूम ऑफ द एक्सपोर्ट, ध्यान रहे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, हालांकि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप अगर मानते हैं सपोज 50 kg पहले बासमती चावल भेजते थे, जिसकी कीमत कभी 500 रुपया हुआ करती थी एग्जाम्पल के तौर पे, और 500 रुपया सपोज $5 के बराबर है, तो अब जो होगा ना वो 500 रुपया ना 4 4 डॉलर में ही आ जाएगा, $4 दिया, 500 रुपया का चावल आपके घर में घुस गया, तो आपने वॉल्यूम तो उतना ही रखा लेकिन वैल्यू तो घट गया ना एक्सपोर्ट का, तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट डिक्रीज होता है लेकिन वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीज कर जाता है, दस एक्सपोर्ट इनकम इंक्रीजेज इन द इकोनॉमिक, लेकिन एक्सपोर्ट ओवरऑल कहा जाए तो इंक्रीज होता है, इनकम इंक्रीज, एक्सपोर्ट इनकम, इनकम इंक्रीज कर जाता है इन द इकोनॉमिक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में अंतर पूछा जा रहा है। In CPI, inflation is measured by the tracking the price paid at the first stage of the transaction, while the price paid at the last stage of the transaction is used to measure the inflation in WPI. CPI basket covers only price of goods, whereas service like housing, education, recreation are also covered by WPI basket. तो ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए, सीपीआई इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द ट्रैकिंग द प्राइस ऑफ पेड एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रांजेक्शन, फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रांजेक्शन, while the price paid at the last stage of the transaction used in the measure inflation in WPI। खत्म खत्म, दोनों स्टेटमेंट गलत है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है जिसका इस्तेमाल प्राइस चेंज को एस्टिमेट करने में लगाया जाता है इन ए बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ध्यान रहे बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस दोनों। Representative of consumption expenditure in the economic is called consumer price index. While WPI, it can be defined as it is the commonly used price index which measures the price changes of the goods and voluminous scale पे, मतलब at the initial stage of the transaction when the goods are bought by one corporation from another to selling it। एक बड़ा दुकानदार एक छोटे दुकानदार को बेच देता है तो होलसेल प्राइस इंडेक्स हो जाएगा वहाँ पर, वो तो मतलब वो हुआ इनिशियल स्टेज पे, जब इनिशियल स्टेज पे ट्रांजेक्शन होता है, बड़ी सी फैक्ट्री से निकलता है हजारों विभिन्न प्रकार के वस्तु है, तो वहाँ पर होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। लेकिन आप द डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए, wholesale price index estimate inflation by
ascertaining the price paid on the purchase of goods by the wholesaler from manufacturer and comparing it by the base year prices. जबकि consumer price index is used to measure the change in the price by making a comparison through the time overall price of the fixed basket of the commodities. जो fixed basket होता है उसी से आप compare कर लेते हैं. In India, wholesale price index is published by the Office of Economic Advisor, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है. तो इकोनॉमिक एडवाइजर होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को डिक्लेयर किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आता है. In the wholesale price index, the inflation is measured by tracking the price that is paid at the first stage of the transaction, जबकि प्राइस पेड एट द लास्ट स्टेज, जो प्राइस लास्ट स्टेज में पेड किया जाता है, और द ट्रांजेक्शन इज यूज टू मेजर द इन्फ्लेशन एट द कंज्यूमर लेवल. तो ध्यान रहे, द प्राइस दैट इज पेड एट द लास्ट स्टेज ऑफ द ट्रांजेक्शन इज यूज टू मेजर इन्फ्लेशन इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. WPI basket covers only price of goods, whereas service like housing, education, creation, recreation, food, so forth also covered in the CPI basket with the goods. WPI is concerned with the price paid on the trade of goods between the two business houses for the purpose of the resale. एक बड़ा बिजनेस हाउस से दूसरा बिजनेस हाउस में चला जा रहा है तो WPI आता है. ठीक है. जबकि इसके विपरीत CPI ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स बाउट बाय द कंज्यूमर फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन. आप दुकान गए, 2 किलो आटा, 3 किलो गेहूँ खरीद के आए, 2 को पेस्ट खरीदे, 2 को ये खरीदे, सबको जोड़ लीजिए. आज अगर 500 रुपया खर्चा हो रहा है इन्हीं चीज़ों में, और आज से 1 साल पहले इन्हीं चीज़ों को जो आप खरीदते थे हर महीना, उसमें अगर आप 400 रुपया खर्चा कर रहे थे, तो 500 400 का डिफरेंस 100 रुपया. तो 100 रुपया कीमत बढ़ गया, मतलब 1 साल के अंदर अमाउंट 400 गुना 100, तो 0 सोच लीजिए 25% का इन्फ्लेशन बढ़ गया 1 साल के दरमियान में. यही इन्फ्लेशन है और कुछ नहीं है. अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? ए डिक्लाइन इन द रियल ग्रोस प्रोडक्ट, GDP में डिक्लाइनिंग हो रहा है ऑफ एन इकोनॉमिक ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स. तो इसको बोलते हैं हम लोग रिसेशन. ठीक है, इसको रिसेशन बोलते हैं. अगर सपोज यहाँ प्राइस लेवल था, जनरल प्राइस लेवल ये था, फिर घटता गया. अभी तक हम लोग रिसेशन नहीं आया है, अभी तक हम लोग स्लो डाउन में है. स्लो डाउन. अब देखिए सेकेंड क्वार्टर में यहाँ आ गया, मानते हैं सपोज ये नेगेटिव में है, और थर्ड क्वार्टर में यहाँ आ गया, ये भी नेगेटिव में है. तो ये जो 2 सक्सेसिव क्वार्टर में, ठीक है, यानी 6 महीना में अगर GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला गया हो तो इसको कहते हैं रिसेशन, इसको कहते हैं स्लो डाउन. ठीक है, और यहाँ से फिर अगर रिकवरी होगा तो ये हो गया रिकवरी और ये हो गया बूम. तो किसी भी इकोनॉमिक में क्या हालात होता है आपको बताते हैं. ये इकोनॉमिक का चक्का देखिए, जनरली मानते हैं ये है 3, 4 और 7, तो समझ लीजिए 4.5% के रफ्तार से हम लोग इकोनॉमिक यहाँ से इंक्रीज कर रही थी, यहाँ तक था. फिर बढ़ा, सपोज ये बूम हुआ, फिर गिरेगा, स्लो डाउन हुआ, फिर रिसेशन हुआ, फिर रिकवरी हो रहा है, फिर बूम हो जाएगा. यही है. देखिए इकोनॉमिक जब रिसेशन में जाती है तो उसको हम लोग परिभाषित करते हैं कि रियल ग्रोस प्रोडक्ट GDP फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर होता है, वो नीचे चला जाता है, लगातार डिक्लाइन होता है. डिक्लाइनिंग ऑफ रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स. इससे क्या क्या होने वाला है? देखिए रिसेशन से एक तो आपकी रियल GDP घट जाएगी, रियल इनकम घट जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो सकता है ठप हो जाए, रिटेल सेल बंद हो जाए, लैक ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोग खर्च करना ही भूल जाए,
और यही हो रहा है अभी कहाँ पर पता है, यूरोपीय कंट्री में और अमेरिका में, जिसके कारण वहाँ रिसेशन आया है कि महंगाई बढ़ गई है भैया, महंगाई, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, तो वहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई है, वहाँ रिसेशन जैसा फीलिंग आ गया है। वहाँ पर रिसेशन भी है और सोचिए वहाँ पर इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है और रिसेशन भी है, एक साथ दोनों घटिया हो रही है, वहाँ गजब का स्टैगफ्लेशन देखा जा रहा है। टू टैकल द रिसेशन, अगर आपको रिसेशन को टैकल करना है तो इकोनॉमिकली या इकोनॉमिक्स जनरली रिएक्ट टू लूजनिंग देयर मॉनेटरी पॉलिसी, तो लूज मॉनेटरी पॉलिसी अपनाना पड़ेगा, अधिक से अधिक हाथों में पैसा प्रदान करना पड़ेगा, बाय लेवरेजिंग द मनी सप्लाई, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई बढ़ा दीजिए, दिल खोल के खर्चा कराइए सरकार से और टैक्स को पूरा घटा दीजिए, सब्सिडीज बांटिए, अगर रिसेशन आ गया तो गड्ढा खोड़ाइए और गड्ढा भराइए फिर पैसा दीजिए, पहले यही सिद्धांत दिया जाता था। रिसेशन के समय हुआ करता था, जब जैसे अकाल आता था, जैसे भूकंप आता था, जैसे महामारी फैलती थी, तो राजा महाराजा करते क्या थे, राजा महाराजा इमारत बनाते थे बड़ा बड़ा जानबूझ के, ताकि लोगों को काम मिले, और जब काम मिलेगा तो वेतन दिया जाएगा, और वेतन दिया जाएगा तो लोग डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे, और इससे इकोनॉमी फिर से चक्के पर आ जाएगी। ठीक है, समझते हैं साहब, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं काउंटर साइकिल पॉलिसी। जब सरकारें जो है रिसेशन के समय क्या करती है, सरकारें रिसेशन के समय अगर एक्शन, क्योंकि खराब स्थिति है तो सरकार अच्छा स्थिति उठाएगी, सरकार अपना एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपना लेगी ड्यूरिंग द रिसेशन, तो इसको कहते हैं काउंटर साइकिल पॉलिसी, और सरकार भारत सरकार ने यही किया था कोविड-19 के समय। जबकि दूसरे राष्ट्र ने क्या किया था, उसने प्रो साइकिल पॉलिसी अपना ली, उसने डिमांड सप्लाई को मैच मैच कर दिया, उसने लोगों के हाथों में इतना पैसा दे दिया, अब सामान को उत्पादन ही नहीं हो रहा था, तो स्वाभाविक है लोगों के हाथों में पैसा आ गया, लोगों ने डिमांड बढ़ा दिया, और डिमांड बढ़ा दिया तो स्वाभाविक है क्या होगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब वो उत्पादन हो ही नहीं रहा था। लेकिन भारत सरकार ने जस्ट अपोजिट किया, उसने डिमांड, लोगों के हाथ में पैसा दिया लेकिन उतना नहीं, लेकिन उसने सप्लाई चेन पे ज़्यादा काम किया उन्होंने, जिसके कारण हम लोग जो है ना काउंटर साइकिल पॉलिसी को अपनाएं। गरीबी, जैसे कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन मिला 2.5 साल तक लगभग, तो बहुत बड़ा था। स्वामित्व योजना चलाया गया, और इसके लिए और भी तरीके हैं कि इंटरेस्ट रेट घटा दीजिए, जैसा कि मैंने बताया, इन स्पेंडिंग बढ़ाइए सरकार का, डिक्रीज कराइए टैक्सेशन, सरकार को बोलिए भूल जाए FRBM कुछ होता भी है। अगला प्रश्न है, विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक्स रिकवरी, द सिचुएशन व्हेन द इकोनॉमिक passes थ्रू द रिसेशन इनटू द रिकवरी देन द इमीडिएटली टर्न्स डाउन इनटू द अंडर रिसेशन, उसको बोलते हैं डब्ल्यू शेप। A W-shaped recovery is when economic growth falls, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा वो फॉल्स हो रहा है, फिर राइज कर गया, बट फिर गिर गया और फिर रिकवरी हो गया, और ये डब्ल्यू शेप रिकवरी इज जनरली characterized a period of extreme volatility compared to the other types of recoveries, extreme volatility तक पहुंच जाता है। A W-shaped recession begins like V-shaped recession, but then turns back down again after showing a false sign of recovery. These W-shaped recession are also called double dip recession. बहुत ही खतरनाक होता है double dip recession, because economic drops twice before the full recovery is achieved. इससे पहले कि फुल अभी हुई थी रीच, देखिए फिर से बताते हैं, इकोनॉमिक ऐसे चल रहा था अभी, ठीक है, लेकिन स्थिति कोविड के कारण ऐसा हुआ, धड़धड़ा के गिर गया, ठीक, गिरते नेगेटिव में भी आ गए थे हम लोग, ठीक है, 23 समथिंग में नेगेटिव में आए थे, फिर हम लोग नेगेटिव में चले गए थे, फिर उठे हल्का सा, फिर नेगेटिव में थे ही, फिर रिकवरी की है, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे थे, इससे पहले ऊपर चढ़ते ही मतलब नॉर्मल फेज में आते, उससे पहले क्या हो गया ना, हम लोग वापस फिर से नेगेटिव में चले गए और फिर रिकवरी कर रहे हैं, ये डब्ल्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFCs के बारे में पूछा जा रहा है। NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट,
अच्छा, वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, मतलब जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं, मतलब मांग यानी जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट or NBFC not accepting public deposit are exempted from statutory requirement for the registration of RBI। मतलब इसको एसएलआर मेंटेन नहीं करना पड़ता है क्या? एनबीएफसी कैन नॉट इशू चेक टू इस कस्टमर, चेक जारी नहीं कर सकता, जब पैसे जारी नहीं, जब पैसा ही नहीं लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो चेक क्यों जारी करेगा? उसको क्रेडिट कार्ड जारी करने का अधिकार नहीं है, डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं। देखिए पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट सोचिए, 1 और 3 सही है। देखिए आरबीआई का जो 1934 का एक्ट है उसमें एनबीएफसी को डिफाइन किया गया है। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन होता है? एक फाइनेंशियल कंपनी इंस्टीट्यूशन विच इज ए कंपनी, सबसे पहले तो वो कंपनी होना चाहिए। ए नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच इज ए कंपनी एंड विच हैज इट्स प्रिंसिपल बिजनेस, क्या है इसका प्रिंसिपल बिजनेस? रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट स्वीकार करना, रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट under any scheme or arrangement or any other manner, lending in any manner, उधार लेना, उधार स्वीकार करना, देना। such other non-banking institution are class such as institution as a bank may with the previous approval of the central government and by notification of official gazette specify। NBFC cannot accept demand deposit, ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, लाइक सेविंग और करेंट अकाउंट। ऑल एनबीएफसी आर रिक्वायर्ड टू सीक रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, सबको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट और नॉट, चाहे वो पब्लिक डिपॉजिट लेते हों या ना लेते हों। हाउएवर सर्टेन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, चीट फंड कंपनीज, कंपनीज नोटिफाइड बाय द निधीज अंडर द सेक्शन 620A कंपनीज एक्ट के तहत and the companies engaged in merchant banking activities have been exempted from the requirement of registration under the RBI Act। NBFC are not of the they are not the part of payment and settlement system and such cannot issue check to its customer। जब पेमेंट और सेटलमेंट्स का हिस्सा ही नहीं है तो वो चेक कहाँ से जारी करेंगे, क्रेडिट कार्ड कहाँ से जारी करेंगे? अगला प्रश्न है कैपिटल adequacy ratio CAR, it is a ratio of the banks, it is a ratio of a bank's capital in relation to its risk weighted asset and current liabilities as per the RBI norms। Indian scheduled commercial banks are required to maintain CAR 12%। Basel norms stipulated the capital risk to weighted asset is 8%। दिस इज सही है, ये तो 12% कहाँ से, बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? चलिए इसका बात करते हैं, आंसर तो है 1 और 3। देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कार इज द रेशियो ऑफ द बैंक्स कैपिटल इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड रेशियो। बैंक का कैपिटल कुछ है, उसका रिस्क वेटेज, अगर ये रिस्क वेटेज है और बैंक का कैपिटल है ये, तो बस हो ही गया, कार निकाल लीजिए। कार बराबर होता है ये रिस्क कितना है, उसका रिस्क उससे कितना एसोसिएटेड है और उसका टोटल कैपिटल कितना है, बस। तो रिस्क वेटेड एसेट एंड करेंट लायबिलिटीज, इट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक्स एंड बैंक्स रेगुलेटर, it is decided by central bank and bank regulators to prevent commercial banks from taking excess leverage and becoming insolvent in the process। जरूरत से ज़्यादा लेवरेज कर दिया, अधिक से अधिक दान दे दिया, अधिक से अधिक उधार दे दिया तो होगा खतरा, क्योंकि आपके पास जितना एसेट है ही नहीं रिस्क एसोसिएट करने का, उससे ज़्यादा आपने क्यों किया? तो ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो जाए ना, उसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सब छूटता है, बटा होता है रिस्क वेटेड एसेट।
टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 टोटल कैपिटल फंड, उसको रिस्क वेटेड एसेट से तो उसको डिवाइड कर दीजिए। द रिस्क वेटेड एसेट टेक इनटू अकाउंट, इसमें क्या कहा था, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, तीन रिस्क आता है, क्रेडिट, मार्केट और ऑपरेशनल, तीन रिस्क को जोड़ा जाता है इसमें। तो बेसल नॉर्म्स, बेसल जो तीन है, स्टुपुलेटेड द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट ऑफ 8%। बेसल का कहना है कि कम से कम जो रिस्क वेटेड एसेट होना चाहिए वो 8% होना चाहिए टोटल कैपिटल का। The however, as per the RBI norms, Indian scheduled commercial banks are required to maintain CAR of 9%, इनको 9%, while Indian public sector banks are emphasized to maintain CAR 12%। लेकिन आरबीआई का मैंडेट है वो 12% नहीं बल्कि 9%। अगर आप चाहते हैं तो 12%, अब जितना ले जाइए ना कोई दिक्कत नहीं, कम से कम तो 9% तो रखो। अगला क्वेश्चन है मॉनेटरी एग्रीगेटर या एग्रीगेट्स कंप्राइजिंग मॉनेटरी एग्रीगेट कंप्राइजिंग करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई बट अदर डिपॉजिट विद आरबीआई नन एज, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोड मनी, उसको बोलते हैं रिजर्व मनी। गलत हो गया आपका, रिजर्व मनी। मॉनेटरी एग्रीगेट are broad categories of money that measure the money supply, जैसे कि केस, डिमांड डिपॉजिट या फिर बैंक क्रेडिट, विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मनी एग्रीगेट या मॉनेटरी एग्रीगेट जो है ना वो वास्तव में ब्रॉड कैटेगरी ऑफ मनी है, जिसमें मनी सप्लाई को अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि कैश, डिमांड डिपॉजिट, बैंक क्रेडिट्स। Appraising monetary aggregates can generate a lot of information about the financial stability and overall health of the country। किसी भी देश की हालात क्या है और इकोनॉमिकली हालात क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसा है, that could be easily estimated with the help of money aggregates। और ये देखा जाए भारत में आरबीआई जो है वो फॉलो करता है M0, M1, M2, M3 एंड M4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स है, विच आर रिस्पेक्टिवली, जिसको हम लोग कहते हैं रिजर्व। पहला वन को रिजर्व मनी कहते हैं, दूसरा वाला को नैरो मनी कहते हैं, तीसरा वाला को नियर मनी कहते हैं, चौथा वाला को ब्रॉड मनी कहते हैं या ब्रॉडर मनी। अब आते हैं एक एक करके। देखिए रिजर्व मनी M0 में क्या आता है। रिजर्व मनी में M0 में द कंपोनेंट ऑफ रिजर्व मनी इन M0 में सबसे पहले जो करेंसी सर्कुलेशन में है, करेंसी इन सर्कुलेशन। दूसरा है बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास बैंकों का कितना डिपॉजिट पड़ा हुआ है, और बाकी और भी डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है। तो एक तो सर्कुलेशन में मनी कितना है, बाजार में मार्केट में कितना मनी का सर्कुलेट कर रहा है वो। दूसरा बात है कि बैंकों ने अपना डिपॉजिट आरबीआई के पास जैसे रेपो रेट के रूप में रखा है, और बाकी और किसी भी तरह से रखा होगा, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखा हुआ है ना। और दूसरा आरबीआई के पास और भी डिपॉजिट हो सकता है, तो उसको रिजर्व मनी बोलते हैं। नैरो मनी M1 जो होता है, अभी अभी जो अपने रिजर्व मनी पड़ा ना, उसमें से द कंपोनेंट ऑफ द नैरो मनी आर, एक तो करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। डिमांड डिपॉजिट इसमें सेविंग और करंट अकाउंट होता है। तो करेंसी सर्कुलेशन, करेंसी जो कि बाजार में, मतलब करेंसी जो सर्कुलेशन में है M1 में, करेंसी इन सर्कुलेशन। दूसरा की है डिमांड डिपॉजिट, जिसमें कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में जितना पैसा रखा वो, और भी जो अदर डिपॉजिट है आरबीआई के साथ, ध्यान रहे ये बात। ओके। नियर मनी M2 में होता है, क्या होता है M2 में, करेंसी विद द पब्लिक, करेंसी विद द पब्लिक, मेरे पास आपके पास कितना पैसा है। दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, डिमांड डिपॉजिट बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। दूसरा सेविंग डिपॉजिट भी इसमें आ जाता है, पोस्ट बैंक में जो सेविंग डिपॉजिट है, इसको बोलते हैं नियर M2 मनी। ब्रॉड मनी में होता क्या है, ब्रॉड मनी में होता है करेंसी इन द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स, अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। सब डिपॉजिट जितना प्रकार का, करेंसी पब्लिक में कितना है, डिमांड डिपॉजिट बैंक में कितना है, टाइम डिपॉजिट बैंक में कितना है,
और भी अदर जो डिपॉजिट है सब के सब। और ब्रॉड मनी में आता है M4, इसमें आता है करेंसी विद द पब्लिक, मेरे पास आपके पास। दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स, अदर डिपॉजिट विद द बैंक्स, रिजर्व बैंक्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ब्रॉड मनी में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी आता है। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की बात पूछा जा रहा है। इट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक टूल्स टू मैनेज द और स्टिमुलेट द इकोनॉमिक। It addresses the interest rates and supply of money in the circulation. It is generally determined by the government of India by legislation. केवल 3 सही है, सब गलत है बाकी। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी ये दो मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड टूल्स है जो कि किसी भी देश की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रभावित करता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो प्राइमरली कंसर्न है with the management of interest rate and total supply of money in circulation, and it is generally carried out by the central bank. तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है ना, उसके तहत हम लोग इंटरेस्ट रेट, टोटल सप्लाई ऑफ मनी कितना होना चाहिए, वो सब के सब इसी में आता है और उसको आरबीआई कंट्रोल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई क्या करता है? मेजरली पॉलिसी डील्स विद द मनी एंड करेंसी एंड करंट इंटरेस्ट रेट, ये 3 चीज आती है। जबकि फिस्कल पॉलिसी के तहत भारत सरकार या गवर्नमेंट किसी भी डील करती है टैक्सेशन से और स्पेंडिंग से बाय द सेंटर। देखिए, फिस्कल पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। दूसरा, टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करती है, कंट्रोल्स करती है द फ्लो ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर टू नेविगेट द इकोनॉमी। द गवर्नमेंट रिसीव मोर रेवेन्यू देन इट स्पेंड, तो सरप्लस में होगी। अगर वो खर्चा ही ज़्यादा कर दे जितना वो कमाती नहीं है टैक्स के माध्यम से, नॉन टैक्स के माध्यम से, तो वो डेफिसिट में चला जाएगी। टू मीट द एडिशनल एक्सपेंडिचर, अगर खर्चा ज़्यादा है, इसका एडिशनल एक्सपेंडिचर करना है तो गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो फ्रॉम डोमेस्टिकली या फिर फ्रॉम ओवरसीज, या तो बाहर से लीजिए, अंदर से लीजिए, जहाँ से लेना ले लीजिए। इसके अलावा अल्टरनेटिवली गवर्नमेंट में ऑल्सो चूज टू ड्रॉ अपॉन इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और प्रिंट एडिशनल मनी, या तो पैसा छाप देगी या तो एक्सचेंज रेट में जो, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो पैसा फंसा हुआ है पूरा भारत सरकार का। बोथ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी और मैक्रो पॉलिसी है, मैक्रो टूल्स है टू यूज द मैनेज स्टिमुलेट द इकोनॉमिक। मॉनेटरी पॉलिसी एड्रेस द इंटरेस्ट रेट एंड सप्लाई ऑफ मनी in circulation and generally managed by the central bank. Fiscal policy address the taxation and government spending, and it's generally determined by the government of India by the legislation. Consider the following statement. अब इसमें कौन कौन सा टूल से फिस्कल पॉलिसी पूछ रहा है? तो वेलफेयर प्रोग्राम, ओपन मार्केट ऑपरेशन तो होगा नहीं, सब्सिडीज, टैक्सेशन, तो 1, 3, 4 द राइट आंसर। अभी आपको बताया गया बहुत कुछ, फिर सुनिए। गवर्नमेंट हैज 2 टूल्स, 2 प्रकार का टूल्स होता है डिस्पोजल अंडर फिस्कल पॉलिसी, एक तो टैक्सेशन, दूसरा पब्लिक स्पेंडिंग। टैक्सेशन इंक्लूड्स टैक्सेस ऑन इनकम, प्रॉपर्टी, सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट। ऑन द अदर हैंड, मोर टैक्सेस मीन्स मोर इनकम, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाओ, इनकम ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ ऑफ द गवर्नमेंट, बट इट ऑल्सो रिजल्ट इन द लेस इनकम ऑफ द हैंड ऑफ द पीपल। टैक्स ज़्यादा लगा दीजिए तो लोगों के हाथ में पैसा कहाँ से आया? कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दीजिए या फिर इनकम टैक्स बढ़ा दीजिए, जीएसटी के दरें बढ़ा दीजिए, देखिए हालत क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा, लोग डिमांड नहीं करेंगे। जब डिमांड ही नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक में इन्वेस्टमेंट का कोई रुझान ही नहीं होगा, रोजगार ही नहीं होगा, तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी और हम लोग सर्किल में फंसाएंगे। वाह, है ना, बोलते हो आप। पब्लिक स्पेंडिंग इंक्लूड्स, पब्लिक स्पेंडिंग में सरकार सब्सिडी देती है, ट्रांसफर पेमेंट करती है, वृद्धा पेंशन हो, छात्रवृत्ति हो, सब क्या है? ट्रांसफर पेमेंट है, एक तरफा पेंशन है जिससे दोबारा कुछ नहीं होता है। सैलरी देती है, जैसे कि लाइक सैलरी टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वेलफेयर प्रोग्राम चलता है, पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट चलता है। दोज हु गेट द फंड्स हैव मोर मनी टू स्पेंड।
ओपन मार्केट ऑपरेशन तो सरकार के द्वारा नहीं बल्कि आरबीआई के द्वारा चलाया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा बाय और सेल किया जाता है सिक्योरिटीज को। इसके मदद से क्या होता है, सरकार नहीं बल्कि सरकार के तर्ज पर आरबीआई, ठीक है, एक तरह से प्राइवेट बैंक्स को बोलती है तुम ऐसा करो करो, ठीक है। व्हेन द सेंट्रल बैंक्स बाय सिक्योरिटीज इट एड्स केस टू द बैंकर्स रिजर्व्स that gives them more money to lend when the central banks sell the securities। जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी बेचती है तो उनके हाथ में पैसा खींच लेती है। It places from it places them on the bank's balance sheet and reduce the cash, thus it's to the monetary policy। तो इस वीडियो में इतना ही। आज जो दिल में है वो एक दिन किस्मत में होगा, बस कोशिश मत छोड़ना, लवासना जाने की रास्ता क्लियर करते रहूँगा मैं। डेफिनेटली वी आर गोइंग लवासना, मिलते हैं लवासना में, बस तैयारी करते रहिए। थैंक यू।